मेरी नौकरानी रोज मुझे कहती, मालकिन आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ ना आई। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई। तो मेरे कमरे से चीख की आवाज सुनाई दे रही थी। पति तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी थी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार-बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा, तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सुनीता, सब ठीक तो है? क्या कोई तुम्हें बात करनी है? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों को यही समस्या रहती है कि उन्हें हर वक़्त पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने इसलिए उससे पूछ लिया कि उसे पैसों की ज़रूरत तो नहीं? तो सुनीता कहने लगी, नहीं, नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि सुनीता जल्दी बताओ, हमें हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो सुनीता कहने लगी कि मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। चौंक कर थोड़ा-सा गुस्से में देखा कि उसकी यह बात करने का क्या मतलब है? मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूँ? आखिर वह होती कौन है मुझे यह सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे जल्दी से वहाँ से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही हो। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला-बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस पर मुझे नज़र रखनी चाहिए। और आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे। वैसे भी मैंने सुनीता को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था। वह दिन-रात हमारे ही घर में रहे और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनीता के बारे में मुझे अजीबो-गरीब से ख़्याल आने लगे, क्योंकि मेरी पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथी औरतों से बात करते सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफ़ेयर चला लिया और छुपकर उससे शादी भी कर ली। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं करेगा मेरे साथ, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर नहीं लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सुनीता के ही हाथ का नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर नाश्ता बनाकर देना चाहिए। लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आती थी, तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम के चाय पीने के बाद अस्पताल चली जाया करती थी। कभी-कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते थे कि अंजलि, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिज़ी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत जल्दी मैं मना लिया करती थी और वो भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रही थी कि कुछ दिन तो इन्हीं सुकून से गुज़र गए। मुझे ऐसी बातें, वैसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुनीता एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात मानें तो आप अपनी नाइट ड्यूटी की जगह दिन में करवा लें। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से में कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वो वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा क्या मतलब था? कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी? यह सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन सरकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर, वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर इस उसकी ये बार-बार ज़िद के पीछे क्या मकसद थी?
कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूँ, दिन की ड्यूटी करवा लूँ। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा फ़ेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं उसे खुशी से स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी, मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अचानक से अगर छोड़ नहीं सकती थी, मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए मैं इस तरह से अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुनीता मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इतने अरसे के दौरान ना तो उसने मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उसने एक वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने के खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों को देखभाल करने के लिए उसके माँ-बाप थे और वह गाँव में रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती थी, वह अपने गाँव उसे बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालाँकि मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे बुला सकती हो। जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुज़र रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब-सा हो गया था। वह बस हर वक़्त मुझसे एक ही बात करती थी, मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समय समझ नहीं आता था। आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है, जिसकी वजह से वह इतना घबराकर मुझसे बात करती थी? एक दिन ऐसा क्या हुआ, मैं ऑन ड्यूटी थी, अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी, "कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है।" मैंने पूछा, "क्या वह कोई मरीज है?" क्योंकि इस वक़्त मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी। वह कहने लगी, "नहीं, कोई आपकी रिश्तेदार है।" मैं हैरान हुई और बाहर आई कि मेरी कौन-सी रिश्तेदार इस वक़्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई, एक अनजान औरत मेरे सामने खड़ी थी। मैं हैरत के मारे देखकर पूछा, "आप कौन? और मुझसे क्या मिलना चाहती हैं?" तो वह कहने लगी, "क्या आप डॉक्टर अंजलि हैं?" मैंने कहा, "जी हाँ, मैं ही अंजलि हूँ।" मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और आखिर वह है कौन? लेकिन वह बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी कि भगवान यह सब मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वो औरत और यहाँ पर क्यों आई थी? पता नहीं मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। इससे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरा अंतर्मन मुझे बार-बार इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो गलत होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घरवालों को और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती थी और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब तक मेरे पति ऑफ़िस के लिए निकल चुके होते थे और रात को जब ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वो ऑफ़िस से नहीं आते थे। अजीब-सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफ़िस के नंबर पर कॉल की, तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ़्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं था कि वह दफ़्तर भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि वह रोज़ाना घर से दफ़्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह नहीं जा रहे हैं? अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए, ख़ास तौर पर मेरी नौकरानी। सुनीता के चेहरे पर तो सच्ची खुशी का हाव-भाव नज़र आ रहा था। रात को खाना खाकर फ्री हुई, तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई, तो मैंने देखा सुनीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं, शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा मुझे ही भुगत-भुगत के शायद मेरा दम ही निकल जाता।
जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो? तो कहने लगी किसी से नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का हाल-चाल पूछ रही थी। मुझे अब सुनीता के बारे में शक हो चुका था, या कोई तो खिचड़ी ज़रूर पका रही थी या फिर मुझसे कोई बात छुपा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गलत काम में पड़ गई हो? मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी कि क्या वाक़ई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो? इसलिए वह मुझे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था, वह स्कूल जाता था। इस घर में बस हम 4 ही लोग थे और मेरा ख़्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ़ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सुनीता के अलावा किसी और को रखने के बारे में नहीं सोचा। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घरवालों से पूछा भी था कि कोई और नौकरानी रख लूँ, तो सबने सुनीता की बहुत तारीफ़ करते हुए कहा कि उसके होते हुए कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। मैं भी तो सुकून से हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों में मैं देख रही थी कि सुनीता और मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक़्त सुनीता के आस-पास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डाले खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा रहता था। आखिर यह सुनीता को इतना प्यार क्यों करने लगी थी? मैं यह भी देख रही थी कि रिया तो सुनीता के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुनीता उससे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अब नॉर्मल नहीं दिखाई दिया, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया सुनीता के कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सुनीता ही रहती है, तो हो सकता है उसका दिल लग गया हो। और कोई बात नहीं थी। ख़ैर मैं घर पर रहकर देख ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर अब चिढ़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं सुनीता के ड्रामे कब ख़त्म होंगे। मैं यही सोच के अगले दिन दोबारा से अपनी रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद की बात है, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाज़ार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंज़र ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? वह तो एकदम अच्छा-भला था, उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे-पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत को की पीठ मेरी तरफ थी और औरत को पैसा देने के बाद वह उससे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी वापस बाहर चला आया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई, उसे देखकर मैं आँखें झपकाना भूल गई। फटी आँखों से मैं उसको देख रही थी, वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही थी। उस औरत ने सुनीता को कुछ पैसे दिए, सुनीता ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह चक्कर क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सुनीता को दिए। आखिर यह सब क्या चक्कर था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुज़र जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। यह कोई और औरत नहीं थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी, वही औरत थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोच लिया कि अभी मैं जाकर पूछ लेती हूँ। लेकिन इससे पहले कि उस औरत के पास कोई दूसरा आदमी आ गया, एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चली गई। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, ज़रूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है और इसमें मेरा पति और नौकरानी सुनीता भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी, तो उस समय तक तो मेरे पति भी घर से जा चुके थे।
और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है, काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगों हाथों कैसे पकड़ूँगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज नहीं तो किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूँगी। अस्पताल में भी अपने ख़्यालों में ही खोई रही। सोच-सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज़ दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख़्याल है आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी जगह से किसी दूसरे डॉक्टर को दे दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूँ अचानक रात के समय घर पर नहीं आती थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलूँ। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था शायद मेरे पति अभी तक वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खुला, सामने का मंज़र देखकर तो मेरी खुद की चीख निकल गई, क्योंकि वह मंज़र ही ऐसा था जिससे मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीख आवाज़ मेरी नौकरानी सुनीता की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाई और वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुनीता जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और आज से नहीं बल्कि यह कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुनीता को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्यों बक रही थी कि मैंने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सुनीता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उधर रिया की भी हालत खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर-उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और रिया को लगा दिया। अब वह सुकून से मेरे बेड पर लेटे हुए सो रही थी। और मैं यह सब हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सुनीता अलग डरी-डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। मैंने सुनीता से पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख-देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है? वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? सुनीता कमरे से निकलकर नीचे की तरफ ऐसे भागकर आई जैसे 1 मिनट में ही वहाँ पर रुकी, तो कहीं उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई, तो वह कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप तो रात को घर पर नहीं रहती हैं। मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थीं। आप याद करें कि आपने आखिरी बार अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कब प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि बात तो वह सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति दे दी और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश की थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी।
सुनीता कहने लगी कि आपके व्यवहार से रिया धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ-बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके माँ-बाप के पास उसके लिए समय नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिली, तो वह दिमागी मरीज़ बन गई। वह अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा को मुझ पे मार-पीट कर निकालती है। उस समय मुझे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है, तो वह ना मुझसे सिर्फ माफ़ी माँगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है, ताकि मैं आपको ना बताऊँ। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और माँ-बाप का पेट अकेले पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती थी, तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही। एक बार दिन में जब रिया मुझसे माफ़ी माँग रही थी, तो मुझे पैसे देने लगी, तो मैं रिया से कह रही थी कि रिया, तुम मेरे ऊपर बहुत ज़ुल्म करती हो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूँगी। तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागलखाने में डाल देगी। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागलखाने का नाम सुनकर रिया डर गई और उसी डर में से उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। रिया दिमागी मरीज़ थी। धीरे-धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। इसलिए मैं डर गई थी। आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। मैंने सुनीता से पूछा कि यह सब कब से हो रहा है? सुनीता ने मुझे बताया कि मैडम, यह पिछले 1 साल से चल रहा है। दिया का व्यवहार मेरे प्रति अभी आग तो कभी पानी की तरह होता है। कभी लाड प्यार से जिद करती है, तो कभी-कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है। तो कभी सारी रात मुझे अपनी मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वह यह सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है, वह मुझसे कहती है कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूँ। उसे वह सब खुशियाँ दूँ जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना करती हूँ, तो वह मुझे गुस्से से पागल होकर पीटती है। सुनीता की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुनीता क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था, जो मेरी बेटी सुनीता पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था, जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब सुनीता के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फ़ौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो मैं आपके बेटे की जो भी हालत थी आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी को की पूरी हालत के बारे में डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने विनती की कि उस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दें। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको इस सारे मामले के बारे में पता चले, आप गिल्टी फ़ील करें। वह औरत वही डॉक्टर थी जो आपके पति ने उस डॉक्टर के हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरे पत्नी को इस बारे में कुछ मत बताना। वह भी एक डॉक्टर है और वो दिन-रात लोगों की सेवा करती रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फ़ीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। जब वह भी मुझे अपनी क्लिनिक पे बुलाती, मैं चली जाती और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल-जवाब करती थी। इसलिए उसने उस दिन मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली हूँ। मुझे हैरत हुई, मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीरें क्यों ली हैं? और डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है, तो वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि ज़रूर कुछ न कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है। वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है। लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चों पे ध्यान देगी। सुनीता की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने-अपने शौक को पूरा करते-करते मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले-बड़े मुझे कुछ होश ही नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने लगी थी।
और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक़्त मुझे समझ आया था कि हर माँ-बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही भुला दें। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूँ। इसलिए वह खुद सारे मामले ठीक करना चाह रहे थे। मगर मैं समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि वह अपने घर पर रहकर बच्चों को समय दे सकूं, और हम सब ने मिलकर मेरी छोटी बेटी को ठीक कर लिया। और मैं भी अब दिन के 10 से 4 की ड्यूटी करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को मैं समय दे सकूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।